देखना, लास्ट टाइम अपन ने जो है भेड़ की नस्लों से संबंधित बात की थी। बेटा बातें जो है ना बाद में भी हो सकती थी, और एक ही बात को जो है ना बारी बारी से दोहराऊंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। 12th क्लास पास आउट बच्चे हैं आपसे। भेड़ की नस्लों में अपन ने जो है दो नस्लों के बारे में बात की थी। पहले शुरुआत से दोबारा देख लेते हैं, 2-3 दिन का जो है गैप लग गया बीच में। जंतु वैज्ञानिक नाम क्या था? ओविस एरिस, ठीक है। और गुणसूत्र संख्या कितनी थी? 2n बराबर 54, 2n बराबर 54। कुल कौन सा था भेड़ का? बवेडी। कुल कौन सा था? विश्व में लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? 200 के आसपास, ठीक है। और अपने भारत में अपने 12th बोर्ड के अनुसार बात करें तो 42, और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार बात करें तो 44 नस्लें जो है राजस्थान में भेड़ की पाली जाती है। फिर मैंने बात की थी भारत में सबसे ज्यादा जो भेड़ है भारत में कहां पाली जाती है? तेलंगाना में। कहां रे? तेलंगाना में पाली जाती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भेड़ पाली जाती है आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान में जो है, राजस्थान में भेड़ पालन में जो है लगभग चौथा या पांचवा स्थान है, चौथा स्थान है। ओके। और राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है, ठीक है। भेड़ के लिए जो जलवायु चाहिए वो राजस्थान में सबसे अनुकूल है, तो राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। देश में सबसे ज्यादा अगर ऊन उत्पादन होता है ना वो राजस्थान में होता है। देश में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। साउथ में पालते तो हैं लेकिन वो लोग जो है ना मटन जो है प्राप्त करने के लिए उनको जो है पालते हैं। साउथ में मांसाहारी लोग ज्यादा है, मांस खाने का कल्चर ज्यादा है, तो वो भेड़ पालन वहां तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो है ना ऊन उत्पादन के लिए राजस्थान के लोग तो आप जानते हैं शुद्ध शाकाहारी लोग, ठीक है। शुद्ध शाकाहारी खाना, हालांकि आप वेस्ट ईस्ट कहीं पे भी चले जाओ, सबसे अच्छा जो खाना है जो जिसको मसालेदार खाना आप बोल सकते हैं वो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी बाहर जाएंगे ना, आपको मैं बोल रहा हूँ भाई, खाना वहां का जो सब्जी है ना वो बिल्कुल बेकार आपको मिलेगी। जयपुर या चोमू के आसपास कहीं होटल पे खाना खा लेना और कहीं बाहर जाके जो है ना खाना खा लेना। यहाँ मारवाड़ की तरफ जाते हैं थोड़ा सा जो है ना, वहां भी शुद्ध शाकाहारी लोग ज्यादा है, मारवाड़ में भी, तो वहां भी आपको खाना जो है अच्छा मिलता है। चलो सुबह सुबह फालतू की बात नहीं करेंगे। मैं तो बात कर रहा था भारत में सबसे ज्यादा भेड़ तो पाली जाती है तेलंगाना में, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऊन का उत्पादन होता है ना वो राजस्थान में होता है। सबसे ज्यादा ऊन का, भेड़ पालने का जो उद्देश्य है ना वो एक तो मांस और एक ऊन, दो ही उद्देश्य है बेटा। दूध जो है ज्यादा जो है भेड़ से नहीं मिलता है। एक नस्ल है जिसको जो है दूध उत्पादन के लिए आप पालते हैं, बाकी मैक्सिमम नस्लों को आप जो है ऊन या मांस के लिए जो है पालते हैं। और मांस क्या कहलाता है भेड़ का? मटन, ठीक है। तो राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है, और राजस्थान का ही एक जिला है बीकानेर, जहां सबसे बड़ी जो है राजस्थान की या फिर जो है भारत की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर में लगती है। और ऊन विकास बोर्ड जो है वो कहां बनाया गया है? ऊन विकास बोर्ड, हालांकि ये इंस्टीट्यूट लिखूंगा उस समय मैं आपको पूरी चीजें और लिखूंगा। तो ऊन विकास बोर्ड बना हुआ है आपके जोधपुर में। कहा है? ऊन विकास बोर्ड। दो चीजें अलग अलग है, सबसे बड़ी ऊन मंडी और एक है ऊन विकास बोर्ड। ऊन विकास बोर्ड कहां है? जोधपुर में। कहां है बेटा? जोधपुर में है। और सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है? बीकानेर में। समझ में आ रही है ना बात? ऊन विकास बोर्ड तो बना हुआ है जोधपुर में, और सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो आपके है बीकानेर में। फिर इन सब के बाद में जो है अपने दो नस्लों के बारे में भारत में जो है मैंने तेलंगाना बताया है। राजस्थान में बात करें तो भेड़ हो या बकरी दोनों ही जो है सबसे ज्यादा कहां पाली जाती है? बाड़मेर में। सबसे ज्यादा भैंस कहां पाली जाती है? बाड़मेर नहीं है, भैंस में आएगा जयपुर। और गाय में बीकानेर। गाय सबसे ज्यादा कहां पाली जाती है? बीकानेर में, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं नस्लों की, और नस्लों में जो है सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कौन सी नस्ल का, मारवाड़ी का। और मारवाड़ क्षेत्र तो आप जानते हैं, मूल स्थान कहा था, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र, ठीक है। और मारवाड़ बोलते हैं जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, ये जो एरिया है इसको आप मारवाड़ के नाम से जानते हैं। राजस्थान का मारवाड़ जो है इसका मूल स्थान है। ये राजस्थानी नस्लों में सबसे ज्यादा जो है मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। इसकी टांगे जो है लंबी होती है, मजबूत होती है और लंबा सफर तय करने वाली होती है। रोग नहीं होते हैं, लंबा सफर तय करने वाली है और प्रतिकूल मौसम के प्रति सहनशीलता इसकी जो है ज्यादा होती है। हालांकि इससे भी ज्यादा जो है एक आपके जैसलमेर नस्ल आएगी उसकी भी ज्यादा होती है, वो बिना पानी पिए भी 3-4 दिन तक रह सकती है। आपने तो ऊंट के बारे में सुना था बेटा, भाई ऊंट बिना पानी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऊंट बिना पानी पिए जो है 6-7 दिन तक रह सकता है। उसकी कैपेसिटी का आपको पता नहीं, वो जो है ना एक बार में 135 लीटर तक पानी पी लेता ऊंट। अरे ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहते हैं बेटा, इसका जहाज, रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान में चलने के लिए सबसे अनुकूल है बेटा। तो देखना ऊंट रेगिस्तान में रहता है और रेगिस्तान में पानी का अभाव है, तो ऊंट को जब लगता है ना भाई 2-3 दिन तक नहीं मिलेगा, रेगिस्तान देख के उसको जो है ना आभास हो जाता है भाई आगे पानी है कि नहीं, दबा के पीता है, 135 लीटर के आसपास एक बार में पी लेता है। तो उसके बाद में उसको 5-7 दिन तक आपको पता है आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी जो है ना पसीना बहुत कम आता है ऊंट के बेटा। ऊंट के पसीना इन जानवरों में सबसे कम आता है क्योंकि उसकी स्किन जो है ना वो मोटी होती है और पानी को रोक के रखती है, ज्यादा वाष्पोत्सर्जन जो है पसीना जो है वो नहीं आने देती है। जैसे आप ड्राई फार्मिंग पढ़ेंगे, शुष्क कृषि पढ़ेंगे ना, तो वहां आपको पढ़ाएंगे भाई वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाले जो है रसायनों का आप पौधों पर छिड़काव कर देते हैं। आपको पता हो तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पौधे जितना भी पानी जो है आप पौधे को देते हैं ना, उसका 1% पानी ही जो है उसकी उपापचय क्रियाओं में काम में आता है, बाकी सारा पानी वेस्ट हो जाता है। जितना भी पानी आप दे रहे हैं ना उसमें मात्र 1% पानी ही उसके काम में आता है, बाकी वाष्पीकरण समझो, वाष्पोत्सर्जन समझो और अन्य क्रियाएं समझो, सारा का सारा जो है वेस्ट चला जाता है। जितना भी पानी अवशोषित करता है उसका केवल 1% ही वो जो है उसकी मेटाबॉलिक क्रियाओं में काम आता है, काम का तो 1% ही, बाकी सारा बेकार है। समझ रहे हो कि मेरी बात को? वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ भाई, जो है ना अधिकांश पानी को जो है पौधा वाष्पोत्सर्जन के रूप में जो है नष्ट कर देता है, तो उसको रोकने के लिए आप जो है वो तरह तरह के रसायनों का छिड़काव करते हैं। तो ऊंट की बात कर रहे थे, ऊंट जो है बिना पानी पिए 6-7 दिन तक रह सकता है। और आपकी एक भेड़ की नस्ल है जो कितने दिनों तक, 3-4 दिन तक जो है बिना पानी पिए रह सकती है। मारवाड़ी की बात की, मारवाड़ी जो है उसके पैर मजबूत प्रवृत्ति के, लंबा सफर तय करने वाली, और एक बार जेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि अकाल की स्थिति में निष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब बाहर ले जाने के लिए, निष्क्रमण एक जो है ना शब्द है जिसका मतलब है बाहर निकालना। बाहर का मतलब है जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, जब यहाँ राजस्थान में अकाल की स्थितियां ज्यादा होती है, अकाल दिखाई देता है, तो जो पशुपालक है उन भेड़ों को जो है पड़ोसी राज्यों में यूपी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वहां पानी जो है एनी टाइम अवेलेबल है, नदियों वाला जो है क्षेत्र है बेटा। तो निष्क्रमण पर ले जाने के लिए कौन सी नस्ल को सबसे अच्छा माना जाता है? हालांकि आजकल ये चलन भी कम हो गया, जो गुज्जर लोग हैं वो भेड़ बकरियों को जो है गाड़ियों में भर के ले जाते हैं। पुराने जमाने में देखा होगा आपने, पिकअप मैरिन में जो है ना खूब सारी भेड़ों को और बकरियों को जो है ना, जैसे ये मानसून कालीन या वर्षा का मौसम स्टार्ट होता है, उस समय यहाँ जो गुजर लोग हैं, यहाँ जो अपने मतलब वहां जब पानी नहीं होता है वो यहाँ रहते हैं, जब बारिश जो है आना प्रारंभ हो जाता है तो वो अपनी भेड़ बकरियों को जो है अपने गाँव ले जाते हैं। हालांकि आजकल नहीं लेके जा रहे क्योंकि ये बारिश का जो मौसम है ये लगभग 1.5 से 2 महीने का ही हो गया। अब वो 1.5 महीने के लिए चराने के लिए वहां क्यों लेके जाए, इतना तो उनके खर्चा हो जाता है बेटा। पहले जो है आज के 2-4-5 साल पहले की बात करूं तो ये सब लोग जो है ना मानसून स्टार्ट होते ही जो है ना अपने गांव की ओर रवाना हो जाते थे, लेकिन आजकल इन्होंने जो है ना जाना बंद कर दिया, क्योंकि मानसून का जो ये टाइम है थोड़ा सा कम हो गया, बारिश कम दिनों के लिए होने लगी। ये लगभग पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं सब लोग।
आपके अजमेर, नागौर, इधर से आपके जितने भी गुजर हैं वो अजमेर और नागौर जो अरावली पर्वतीय श्रृंखला है इन्हीं क्षेत्रों में। और गुजरों के आप गांव देखेंगे ना वो आपको अरावली पर्वतीय इलाकों में मिलेंगे, क्योंकि इनका मेन काम जो है ना पुराने समय से भेड़ बकरी पालने का या पशुपालन का था, तो उनको चराने के लिए सबसे बेस्ट स्थान जो है वही मिला। आज भी आप देखेंगे ना तो पहाड़ी एरिया के आसपास आपको गुजरों के गांव ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो मारवाड़ी नस्ल जो है निष्क्रमण ले जाने के लिए सबसे अच्छी नस्ल है और इस नस्ल की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। क्लियर। इसके बाद में दूसरी नस्ल कौन सी थी? चोकला। ये बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है बेटा। चोकला जो है वो देसी नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल मानते हैं ऊन उत्पादन की दृष्टि से। इसकी ऊन जो है सबसे अच्छी किस्म की महीन किस्म की ऊन मानते हैं। हालांकि वैसे नॉर्मल श्रेणी में बात करें तो मध्यम श्रेणी की ऊन है, लेकिन देसी नस्लों में जो है सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन है इस नस्ल की। देखना, इसका मूल स्थान मैंने आपको बताया है शेखावाटी क्षेत्र, इसी कारण इसको शेखावाटी बेड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शेखावाटी, या छापर के नाम से भी इसको आप जानते हैं, छापर और शेखावाटी। और इसका एक अन्य नाम और बताया है इंपॉर्टेंट, इसे राजस्थान या भारत की मेरिनो। राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को बोलते हैं? क्योंकि मेरिनो जो है इस दुनिया की सबसे अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल है। सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन जो है आपको मिलती है मेरिनो नस्ल से। कौन सी नस्ल से? सर ये दूसरा नहीं है क्या? मैं तो इसको जो है ना ऊपर ही उठाता रहूंगा। धागा बांध ले क्या? ऐसे बुजुर्ग लोग जो है ना चश्मे को रोकने के लिए बेचारे बारी बारी से ऐसे कौन उसको सही करता रहे, तो मेरे को भी परेशानी जो है ज्यादा ही आ रही है। अब ये जो है ना अपनी आदत से लाचार है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, जो है ना ये कितना परेशान हो रहा है ये जीव। तो शेखावाटी, और शेखावाटी के बारे में आप जानते हैं शेखावाटी क्षेत्र किसको बोलते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, और नागौर भी जो है ले सकते हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों को जो है इसका मूल स्थान मानते हैं और इसे छापर, शेखावाटी और राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। ठीक है, ये वर्गाकार नस्ल है, नाक रोमन होती है और कोई खास स्पेसिफिक विशेषता नहीं। देसी नस्लें जितने भी आएगी ना उनमें सींग नहीं पाए जाते हैं। देसी नस्लों में बेड में आपने सींग देखे हैं क्या? जो यहाँ बेड चराने के लिए लोग लेके आते हैं वो मैक्सिमम देसी नस्ल है, और देसी नस्ल में किसी में भी सींग नहीं होते हैं। विदेशी नस्ल पढ़ेंगे आप, दो आपके सिलेबस में है, दोनों में सींग है, जबकि देसी नस्लों में सींग नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा? इसके बाद में नंबर 3 पर बात कर लेते हैं, जैसलमेरी। जैसलमेरी, और जैसलमेरी का ओरिजिन पैलेस मूल स्थान कहां है? राजस्थान का जैसलमेर। मूल स्थान लिखना, आवाज नहीं बेटा। राजस्थान का जैसलमेर। विशेषताओं की बात करेंगे, वही चेहरे का रंग कैसा होता है? हल्का काला या भूरा। इस नस्ल के चेहरे का रंग, इस नस्ल के चेहरे का रंग हल्का काला या भूरा होता है। भूरा बोल दो या हल्का काला। दूसरी विशेषता देखना, इस नस्ल का जो नाक है वो ऊपर उठा हुआ, मतलब तोते की तरह नाक। भेड़ की एक नस्ल ऐसी है जिसका नाक तोते की तरह होता है, नाक ऊपर उठा हुआ या तोते की तरह जो है नाक, तोतापुरी नस्ल के नाम से भी इसको जानते हैं।
बकरी की भी एक नस्ल ऐसी थी जिसका नाक तोते की तरह, तोता मुख दिखावट विशेषता, कौन सी थी? जमुनापरी। ठीक है बेटा, तो लिखना इस नस्ल का नाक उठा हुआ, तोते की तरह, या कोष्टक में लिख देना तोतापुरी। देखना मूल स्थान जैसलमेर है, तो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल किस नस्ल को आप मानते हैं? देखना भेड़ की, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल, रेगिस्तान, रेगिस्तानी नस्ल, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल। ये नस्ल जो है विपरीत परिस्थितियों में, इंपॉर्टेंट करके लिखना, विपरीत परिस्थितियों में बिना पानी पिए, विपरीत परिस्थितियों में बिना पानी पिए 3 से 4 दिन तक रह सकती है। विपरीत परिस्थितियों में बिना पानी पिए 3 से 4 दिन तक रह सकती है। और जब शुरुआत में मैंने बात की थी तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका लिखा था, राजस्थान की नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी है? देसी, सॉरी जैसलमेर नस्ल। लिखना राजस्थान की नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल, राजस्थान की नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल। उपयोगिता लिखना, ऊन उत्पादन है इसका लगभग 1.8 से 3.2, 2 से 3 किलो। ऊन उत्पादन लिखना 1.8 से 3.2। और उनकी जो श्रेणी है वो है मध्यम, मध्यम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, उनकी श्रेणी कैसी है? मध्यम। ऊन लगभग 2 से 3 किलो ऊन प्राप्त होती है और उनकी क्वालिटी है मध्यम क्वालिटी की, न ज्यादा मोटी है न बारीक है। देसी नस्लों में सबसे बारीक ऊन जो है किस नस्ल से प्राप्त होती है? चौकला से। कौन सी नस्ल से? चौकला से। इसके बाद में नंबर 4 पे नस्ल देख लेते हैं, मालपुरा नस्ल। और मालपुरा एक जो है अपने टोंक की एक तहसील है। ठीक है, तो लिखना ओरिजिन पैलेस, नाम जो है मूल स्थान के आधार पे ही इसका नाम। राजस्थान के टोंक जिले की मालपुरा तहसील, राजस्थान की टोंक जिले की राजस्थान के टोंक जिले की मालपुरा तहसील, राजस्थान के टोंक जिले की मालपुरा तहसील। विशेषताएं क्या होती है? भेड़ की मध्यम आकार की नस्ल, नर व मादा दोनों क्या होती है? सींग रहित। भेड़ की मध्यम आकार की नस्ल,
नर और मादा दोनों ही क्या होते हैं, सींग रहित होती है। चेहरे का जो रंग है वो कैसा होगा, सफेद या भूरा। चेहरे का रंग कैसा होता है, सफेद भूरा। इसके बाद में देखना, इस नस्ल की एक इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, इसके पेट पर, पेट के नीचे की तरफ, ठीक है, और टांगों पर बाल या ऊन नहीं पाई जाती है। देखना, इसके पेट व टांगों पर ऊन नहीं पाई जाती है। पेट और टांगों पर जो है ऊन या बाल जो है किस नस्ल के नहीं पाए जाते हैं, एक और लिख देना, भेड़ की वर्गाकार नस्ल भी बोलते हैं, भेड़ की वर्गाकार नस्ल, यह भी इसकी विशेषता है। भेड़ की वर्गाकार नस्ल। उपयोगिता में देखना, सबसे निम्नतम या मोटी श्रेणी की ऊन मिलती है आपको मालपुरा से। तो इस नस्ल को आप जो है ऊन की अपेक्षा मांस उत्पादन के लिए ज्यादा पालते हैं। तो लिखना, मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली नस्ल, मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली नस्ल। ऊन उत्पादन लिखना चाहो तो लिख दो, ऊन लगभग 1 से 1.5 किलो प्रति वर्ष। ऊन कितनी प्राप्त होती है, 1 से 1.5 किलो ऊन प्रति वर्ष। ऊन की श्रेणी करना, निम्न कर दो या मोटी श्रेणी की ऊन। सबसे निम्न श्रेणी की या मोटी किस्म की ऊन जो है आपको किस नस्ल से प्राप्त होती है, मालपुरा से। आगे और लिखना, इसकी ऊन से नमदे व कालीन बनाई जाती है। जो मोटे जो किस्म की ऊन है उससे नब्दे व कालीन, दरिया वगैरह जो है बनाने के काम में आप लेते हैं। देखना, मध्यम आकार की हष्टपुष्ट नस्ल होती है, नर व मादा सींग रहित होती है, चेहरे का रंग सफेद या भूरा होता है, और इसके पेट पर और इसकी टांगों पर ऊन, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। कौन सी नस्ल की टांगों पर और पेट पर ऊन या बाल नहीं पाए जाते हैं, कौन सी नस्ल के नहीं पाए जाते हैं, मालपुरा नस्ल। इसके बाद में इस नस्ल से जो ऊन मिलती है वो कम मिलती है और निम्नतम क्वालिटी की या सबसे मोटी किस्म की ऊन, सबसे निम्न किस्म की ऊन किस नस्ल से मिलती है, मालपुरा से। और इस उनके जो है नब्दे या कालीन जो है बनाई जाती है। ऊन जो है 1 से 1.5 किलो प्राप्त होती है। ओके, नंबर 5, देसी नस्लों में आपने देखी, एक तो सबसे पहले मारवाड़ी, दूसरे नंबर पर
चोकला तीसरे नंबर पर, जैसलमेरी, और पांचवें नंबर पर, चौथे नंबर पर मालपुरा। अब बात कर लेते हैं भेड़ की संकर नस्लें। छोटी सी हेडिंग बनाना, भेड़ की संकर नस्लें, जो आपके सिलेबस में दे रखी है। देखना दोनों की दोनों नस्लें जो है CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां है? सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, यह है अविकानगर, मालपुरा, टोंक। तो दो संकर नस्लें हैं, वो आपकी जो है एक तो है अविबस्तर और एक है अविकालीन। ठीक है, तो नंबर 5 पे लिखना अविवस्त्र, अविबस्तर। वही ओरिजिन पैलेस कहां आ जाएगा? CSWRI, CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहां है? मालपुरा, टोंक, अविकानगर, मालपुरा, टोंक। मूल स्थान कहां है? CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखना ये किस नस्ल का संकरण है? ये मध्यम आकार की नस्ल है और ये संकरण है, दोनों में नर सेम है, अविबस्तर हो या अविकालीन। ठीक है, संकरण किस किस नस्ल का है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नस्लों के संकरण से अविबस्तर को तैयार किया गया है और कौन सी नस्ल के संकरण से अविकालीन को तैयार किया गया है। देखना दोनों में नर सेम है, रेम्बुले बोल दो या मेरिनो, नर है, और यहां क्रॉस जो है मादा कौन सी आएगी बेटा? अविबस्तर, वस्त्र में आएगी चोकला। कौन सी नस्ल आएगी? चोकला मादा, लिख दो संकरण, रेम्बुले या मेरिनो नर और चोकला मादा। इसको ऐसे याद रख लेना बेटा। देखना देसी नस्लों में सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन आपको कौन सी नस्ल से मिलती है? चोकला नस्ल से। तो अच्छी क्वालिटी की ऊन से आप जो है वस्त्र बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो चोकला से वस्त्र। ओके, और कालीन, कालीन का मतलब अभी बताया है, नब्दे और कालीन बनाने के लिए, और कालीन बनाने के लिए कौन सी नस्ल बताई थी? मालपुरा। तो कालीन में आ जाएगी मालपुरा और वस्त्र में आ जाएगी आपकी, भाई वस्त्र आप जो है अच्छी क्वालिटी की ऊन से बनाएंगे तो वस्त्रों से याद रखना चोकला नस्ल। ठीक है, और कालीन या नब्दे बनाने के लिए भी आपको बताया कौन सी नस्ल की ऊन है। मूल स्थान लिखना नंबर 6 पे इसका, वही CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर, मालपुरा, टोंक। और ये किस किस का संकरण है? सेम, नर दोनों में सेम है, रेम्बुले बोल दो या फिर जो है मेरिनो, नर है और क्रॉस है, यहां चोकला है, यहां मालपुरा।
लिखिए बताओ, दोनों का संकरण जरूर याद रखना। बताओ, ये रेम्बुले जो नस्ल है ये फ्रांस मेरिनो के नाम से भी जानी जाती है। फ्रांस मेरिनो किस नस्ल को बोलते हैं आप? रेम्बुले। ओके, नंबर 7 पे जो है बात कर लेते हैं, सोनाडी। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है सोनाडी नस्ल, लेकिन कई बार यहां से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। नॉर्मल डिस्कस करेंगे इनके बारे में। मूल स्थान इसका कहां है? उदयपुर। इंपॉर्टेंट करके लिखना। इस नस्ल के कान चरते समय भूमि को स्पर्श करते हैं या छूते हैं। इस नस्ल के कान जो है चरते समय भूमि को स्पर्श करते हैं। इस कारण इसे चनौथर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट करना, चनौथर, चरणोथर या चनौथर। चनौथर के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है? सोनाडी नस्ल। चनौथर के नाम से भी जानी जाती है। भेड़ की चनौतर के नाम से जानी जाने वाली नस्ल कौन सी है? सोनाडी। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात इसकी जो है, भेड़ की दूध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है? सोनाडी। दूध उत्पादन हेतु पाली जाने वाली नस्ल, दूध उत्पादन हेतु पाली जाने वाली नस्ल। दूध उत्पादन है इसका लगभग प्रतिदिन का 1.5 लीटर प्रतिदिन। 1.5 से 2 लीटर कर देना, 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। ये कितना दूध दे देती है? 1.5 से लेकर 2 लीटर तक दूध देती है। भेड़ की दूध उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल को पाला जाता है? सोनाडी नस्ल। ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान जो है चरते समय भूमि को स्पर्श करते हैं? कौन सी नस्ल है? सोनाडी नस्ल। इसी कारण इसको चरणोथर या चनौथर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। एक नस्ल और बढ़ाई थी देसी नस्लों में, नेलोर नस्ल। आपको नंबर 8, नेलोर नस्ल। और इसका मूल स्थान है आंध्र प्रदेश। ओरिजिन पहले से करना। आंध्र प्रदेश, मूल स्थान आंध्र प्रदेश। मैंने आपको यहां बताया है देसी नस्लों में सबसे बड़े आकार की ऊंची और लंबी जो नस्ल है वो कौन सी है? नेलोर। लिखना, देसी नस्लों में सबसे बड़े आकार की नस्ल। आकार, लंबी व ऊंची। सबसे लंबी और ऊंची नस्ल या फिर सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी है? नेलोर नस्ल। और मैंने बकरी की भेड़ के समान दिखाई देने वाली नस्ल कौन सी बताई थी? एक ऐसी नस्ल है जो है तो बकरी की, लेकिन उसके शरीर पर बाल या ऊन पाए जाने के कारण वो भेड़ की तरह दिखाई देती है। कौन सी नस्ल? अंगोरा नस्ल। कौन सी नस्ल? अंगोरा नस्ल। जबकि नस्ल है भेड़ की और दिखाई देती है
भेड़ की नस्ल है लेकिन बकरी के समान दिखाई देती है। नेलोरी नस्ल जो है किसकी है? भेड़ की नस्ल है, और ये कैसी दिखाई देती है? बकरी की तरह। तो लिखना इंपॉर्टेंट करके, भेड़ की बकरी के समान दिखाई देने वाली नस्ल, भेड़ की बकरी के समान दिखाई देने वाली नस्ल। एक ऐसी नस्ल जो भेड़ की है लेकिन वो दिखती कैसी है? बकरी जैसी। तो भेड़ की जो है बकरी के समान दिखाई देने वाली नस्ल है नेलोर, जो सबसे ऊंचे आकार की नस्ल है, और एक बकरी की नस्ल है जो भेड़ के समान दिखाई देती है। दोनों समझ में आ गई क्या? नस्ल तो है बकरी की, बकरी की भेड़ के समान दिखाई देने वाली नस्ल, नस्ल बकरी की है लेकिन दिखती कैसी है? भेड़ की तरह, और वो है अंगोरा। कौन सी नस्ल है? अंगोरा ऊन भी बताइए बेटा। अंगोरा नस्ल बकरी की है। अंगोरा ऊन खरगोश के बाल या खरगोश की जो ऊन है उसे अंगोरा ऊन आप कहते हैं। एक अंगोल नस्ल के बारे में भी बात की है। अंगोल नस्ल, अंगोल नस्ल किसकी है? और अंगोरा ऊन, समझ में आ गई ना बात? बकरी की भेड़ के समान दिखने वाली नस्ल अंगोरा, और भेड़ की बकरी के समान दिखाई देने वाली नस्ल नेलो। क्लियर है? इसके बाद में दो विदेशी नस्लें, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विदेशी नस्लें, भेड़ की विदेशी नस्लों के बारे में बात करेंगे। दो नस्लें ही आपके सिलेबस में है, एक तो है मेरिनो और दूसरी कराकुल। नंबर 1 लिखना। ओरिजिन पहले, मूल स्थान कहां है? सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है बेटा आपके, स्पेन। मूल स्थान कहां है इसका? स्पेन है। देखना इसकी जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, एक तो बड़े आकार की नस्ल है। इसका नर का वजन लगभग जो है 90 किलो के आसपास होता है, मादा का वजन 70 किलो होता है। इसके नर में सींग पाए जाते हैं, नर में घुमावदार सींग होते हैं। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, इसकी जो त्वचा है उसमें सलवटे या झुर्रियां पाई जाती है। इसकी त्वचा में सलवटे या झुर्रियां मिलती है आपको। इसका सिर जो है वो ऊन से ढका हुआ आपको मिलता है। ये सारी जो है इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, लिखना। नर में घुमावदार सींग, नर में घुमावदार सींग होते हैं, जबकि मादा सींग रहित होती है। नर में घुमावदार सींग और मादा सींग रहित। नर में घुमावदार सींग होते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है। इंपॉर्टेंट करके लिखना। इस नस्ल की गर्दन व कंधों, गर्दन व कंधों पर त्वचा में सलवटे, झुर्रियां। देखना इसकी गर्दन पर और कंधों पर जो है
त्वचा में सलवटे या झुर्रियां पाई जाती है। ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी गर्दन पर या जो है स्किन पर जो है सलवटे या फॉल्ड्स जो है पाए जाते हैं? त्वचा में सलवटे किस नस्ल के पाई जाती है? मेरिनो नस्ल की। अगली विशेषता लिखना, इस नस्ल का जो सिर है, सिर ऊन से ढका रहता है। लिखना, ऊन से सिर जो है ऊन से ढका रहता है। इसके नर का वजन 90 किलो और मादा का वजन 70 किलो होता है। एक विशेषता और लिखना, भेड़ की भारी नस्ल। भाई 90 किलो वजन नर का है, 70 किलो मादा है, तो भेड़ की भारी नस्ल भी आप इसे कह सकते हैं। उपयोगिता लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन और सबसे ज्यादा ऊन आपको किस नस्ल से प्राप्त होती है? मेरिनो नस्ल से। तो लिखना, विश्व की सर्वोत्तम किस्म की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल, विश्व की सर्वोत्तम किस्म की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल। सबसे ज्यादा ऊन, आपके जेट एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? कौन सी है? मेरिनो। ऊन लिखना, ऊन उत्पादन होता है इससे 5 से लेकर 9 किलो प्रति वर्ष। एक वर्ष में कितनी ऊन प्राप्त होती है? लगभग 5 से लेकर 9 किलो के आसपास आपको इस नस्ल से ऊन प्राप्त होती है। उनकी श्रेणी है महीन, औसत में लिख सकते हैं सर्वोत्तम। सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन, महीन ऊन आपको किस नस्ल से मिलती है? मेरिनो से। सबसे ज्यादा ऊन है और सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन जो है, दोनों ही जो है मेरिनो आएगी। सर्वाधिक वह सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन कौन सी नस्ल से मिलती है? मेरिनो से। कौन सी नस्ल का सिर जो है ऊन से ढका हुआ रहता है? मेरिनो का। ठीक है, इसके पैरों पर भी जो है ऊन या बाल पाए जाते हैं। क्लियर है? और लास्ट नस्ल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 2, कराकुल। कराकुल ओरिजिन पैलेस कहां है? कराकुल का मध्य एशिया। मध्य एशिया, कराकुल का मूल स्थान लिखना, मध्य एशिया। लास्ट नस्ल। विशेषताओं की बात करेंगे, देखना, इसके भी नर में सींग पाए जाते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है। नर में सींग जबकि मादा सींग रहित होती है, लिख देना। इसके नर में सींग पाए जाते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है। भेड़ की मध्यम आकार की नस्ल, मध्यम आकार की नस्ल,
नर का वजन जो है 80 से 90 किलो और मादा का वजन 60 किलो। नर का वजन होता है 80 से लेकर 90 किलो तक और मादा का वजन होता है 60 किलो। उपयोगिता लिखना। देखना, इस नस्ल को स्पेशल जो है पेल्ट किसके लिए पाला जाता है? आपके 12th बोर्ड में पूछा गया था, पेल्ट का उपयोग लिखिए। पेल्ट जो है, पेल्ट क्या होता है? मेमनों को कम उम्र में मारकर उनसे जो है गुंगराले बालों वाली खाल प्राप्त करना। मतलब गुंगराले जो करली बाल होते हैं उनके सहित उनकी खाल को जो है उतार लिया जाता है। तो लिखना, उपयोगिता लिखना, पेल्ट उत्पादन हेतु पाली जाने वाली नस्ल। पेल्ट के अंडरलाइन करना बेटा, पेल्ट उत्पादन हेतु पाली जाने वाली नस्ल। फिर डेफिनेशन लिखना, पेल्ट क्या है इसके बारे में बताना बेटा, 2 लाइन जो है लिख दो। पेल्ट, मेमनों को कम उम्र में मारकर, पेल्ट लिख के लिखो, मेमनों को कम उम्र में मारकर, मेमनों को कम उम्र में मारकर उनसे गुंगराले बालों वाली खाल प्राप्त करना। मेमनों को कम उम्र में मारकर उनसे गुंगराले बालों वाली खाल प्राप्त करना। पेल्ट जो है ऊन सहित खाल उतार लेते हैं छोटी उम्र में, उसी को पेल्ट कहते हैं। और एक लाइन और लिख देना, पेल्ट का उपयोग, पेल्ट का उपयोग क्या है? महंगे वस्त्र बनाने में। महंगे, पेल्ट क्या काम आती है? जो भी महंगे वस्त्र होते हैं उनको बनाने के लिए, टोपीज है आपके जो है सर्दियों के जो वस्त्र है, महंगे वस्त्र बनाने में। एक लाइन और लिखना, ये नस्ल मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। एक तो पेल्ट उत्पादन के लिए और इसलिए इसे मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है।